तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया। मैं चित्राल गया तो वहां पर खूबसूरत लड़कियों का बाजार लगा हुआ था, जहां पर 500 में दुल्हन फरोख्त हो रही थी। मैं कमवारा था। एक बड़ी हसीन लड़की मुझे 400 डिस्काउंट पर मिल गई। निकाह के बाद जब मैं उस लड़की के साथ हमबिस्तरी करने लगा तो मैं बहुत खुश था। मेरा निकाह एक निहायत हसीन खूबसूरत लड़की से हो रहा था। मैं आम सा लड़का था। कभी तस्वुर भी नहीं किया था कि कोई इतनी नाजुक हसीन लड़की मेरी बीवी हो सकती है। मेरी निस्बत मेरी होने वाली बीवी का रंग बहुत चमकता दमकता था और इसकी आंखें भी भूरी थी। खुशी मेरे चेहरे से फूट रही थी। मेरे दोस्त मुझे छेड़छाड़ करने लगे। तुम तो छुपे रुस्तम निकले हो। सच बताओ, क्या तुम पहले से यही सोचकर यहाँ आए थे? मेरे दोस्त तजस्सुस से हो रहे थे। मैं इनकी बात पर हंस पड़ा। मैं तो सिर्फ दोस्तों के साथ चित्राल घूमने गया था। वहां जाकर खबर हुई कि वहां मेले का मौसम था। इस मेले में लड़के और लड़कियां गीत गाते, नाचते, ईद मनाते हैं। यह शादियों का मौसम होता है जिसमें लड़के लड़कियां एक दूसरे का जीवन साथी मुंतखब करते हैं। मैंने भी बाकी लोगों की तरह चित्राल की निहायत हसीन कम उम्र लड़कियों के बारे में बहुत सुन रखा था। मेरे दोस्तों ने इस मेले के बारे में सुना तो मचल उठे। कहने लगे, अगर यहाँ तक आने का इत्तेफाक हो ही गया है तो हमें इस मेले में भी शिरकत कर लेनी चाहिए। मुझे लगा कि वह लोग हमें अपने मेले में आने नहीं देंगे क्योंकि इनकी जवान लड़कियां निहायत खूबसूरत रिवायती लिबास में तैयार होकर नाचती गाती ईद मनाती है। मगर तब दोस्तों ने बताया कि इस मेले में किसी पर कोई पाबंदी नहीं होती। बाहर के लड़के लड़कियां भी वहां पर लुत्फ अंदोज होने जा सकते हैं। मैं भी दोस्तों के साथ इसमें पहुंच गया था। वहां जाकर तो मेरी और मेरे दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वहां हसीन लड़कियों का एक जहान आबाद था। रिवायती लिबास और टोपियों में खूबसूरती से तैयार वो लड़कियां गले में बाजू डाले खुशी से नाच रही थी। मेरे दोस्त भी इनमें शामिल हुए, नाचने लगे। मैं हैरतजदा सा इन जिंदा दिल लोगों को हंसता मुस्कुराता देख रहा था। कुछ देर बाद तमाम लड़कियां एक तरफ जमा होने लगी। हमने वहां खड़े लड़के से पूछा, इनको क्या हुआ? कहने लगा कि यह लड़कियां अपने दूल्हे की तलाश में यहाँ आई है। इस मेले में अपने लिए हमसफर ढूंढती है। इनकी मर्जी और पसंद से शादियां की जाएंगी। मैंने हैरत से कहा, इनको लड़का पसंद करने की इजाजत है? वो कहने लगा, जी हाँ, सबको जो भी लड़का पसंद आएगा वो इसके साथ शादी कर लेंगे। हमारे वालिदैन इस बात की पूरी इजाजत देते हैं। हम हैरान हुए क्योंकि हमारे यहाँ इस बात को गैरत का मसला बना दिया जाता था। मेरा दिल पूरी शिद्दत से धड़क उठा था। वह एक से बढ़कर एक हसीन खूबसूरत लड़की थी। इनके रंग सूरज की रोशनी में चांद की तरह दमक रहे थे। मैंने मजाकन दोस्तों से कहा, अगर वो लड़कियां अपने लिए दूल्हा तलाश कर रही है तो फिर हमें भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। क्या खबर किसी के दिल में हम उतर जाएं। मैं दोस्तों को उकसा रहा था। सच तो यह था कि मैं उधर की लड़की से निकाह कर लेना चाहता था। वहीं खड़े खड़े लड़कियों को देखते हुए मेरे दिल में हसरत सी पैदा हो गई थी कि मेरी बीवी भी ऐसी हसीन होनी चाहिए। मेरा दोस्त कहने लगा, 500 कहाँ से लाओगे? एक दुल्हन की कीमत 500 है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने लिए यहाँ से दुल्हन पसंद कर लें। इसलिए दूर दूर से आंखें ठंडी करो और वापस चलो। मेरे दोस्त मुझे हकीकत से आगाह कर रहे थे, जबकि मैं 500 की रकम का सुनकर ठटक गया। बहाने से मैंने अपने बटवे को निकाला और पैसे चेक करने लगा। मैं अपनी तालीम के साथ साथ अलग से ऑनलाइन कमाई भी करता था। दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए मैंने अच्छी खासी रकम जमा की थी ताकि सफर में किसी मुसीबत का शिकार ना हूं। मुझे लगा वही रकम मेरे काम आ सकती है। मगर रकम गिनने के बाद मुझे मायूसी हुई। मेरे पास तो सिर्फ 400 थे। कुछ रकम मैं पहले चित्राल आने तक खर्च कर बैठा था। मेरी नज़र बार बार इन खूबसूरत लड़कियों की तरफ जा रही थी। मेरी नज़र एक लड़की पर जम गई थी। वो दुबली पतली कम उम्र लड़की थी। इसकी रंगत बहुत शफाफ थी और निहायत लंबे इसके बाल थे। सर पर चित्राल की रवायती टोपी रखे वो बहुत हसीन लग रही थी। इनका बार बार शर्माना और हंसना मेरे दिल में उतर रहा था। मैं बेकरार सा उठ खड़ा हुआ। दोस्तों ने पूछा तो कॉल का बहाना करके वहां से चला गया। जिंदगी में पहली बार तो लड़की नहीं देखी थी।
यूनिवर्सिटी में भी मेरे साथ कई खूबसूरत लड़कियां पढ़ती थी, मगर वो लड़की मेरे दिल में घुस गई थी। मैं बहाने से इसके पास गया, इससे सलाम दुआ बढ़ाने लगा। वो एतमाद से मेरी हर बात का जवाब देने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि इसके दिल में ठहर जाऊं। मैं चाहता था वह खुद मुझे पसंद कर ले। मेरे पास 500 ना थे मगर 400 थे। मैं 400 इसे इसी वक्त देने को तैयार था। मैं बहुत खूबसूरत नहीं था, मगर अच्छा पहनावा और नरम लहजा मुझे लड़कियों में मकबूल करता था। वो लड़की भी मेरी तरफ मतवज्जा हुई थी। मैंने पसंदीदगी का इजहार किया तो इसने मेरी शादी की ऑफर कबूल कर ली। पैसों की बात हुई तो पता चला वह 500 शादी के खर्च के लिए लेते थे। मेरे पास 400 थे से इन्होंने वही ले ली और शादी तय कर दी। मगर निकाह का मरहला आया तो मैं होश में आया। इनके लोगों का मजहब इस्लाम नहीं था। अब मुझे फिक्र होने लगी कि इस लड़की को कैसे अपने निकाह में लूंगा जबकि इसका मजहब इस्लाम नहीं था। मैं अपने मजहब से पीछे नहीं हट सकता था। मेरी परेशानी जानकर वह लड़की बोली, हमारे लिए मजहब मायने नहीं रखता। अगर आज मैं उधर के किसी फर्द से शादी करती हूँ तो हमारा वही मजहब रहता है और मैं अपने मजहबी रसूमात के मुताबिक इसको अपना शौहर बनाती हूँ। मगर तुम मुसलमान हो, तुम चाहो तो मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी रसूमात के मुताबिक ही शादी करूंगी। यह सुनकर तो मेरी सारी फिक्र हवा हो गई थी। मैं भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचा। जब मैंने इन्हें अपने निकाह का बताया तो वह सब बेकीनी से मुझे देखने लगे। इन्हें लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें भी जो लड़की पसंद आए इससे जाकर बात करो, दोस्ती बढ़ाओ। हो सकता है बगैर पैसों के वो लड़की मान जाए, क्योंकि यहाँ पर हर लड़की और लड़का जो भी एक दूसरे को पसंद कर ले वो निकाह कर रहे हैं। मैंने अपने दोस्तों को कहा तो एक दोस्त मुझसे कहने लगा, तुम पागल हो, हसीन सूरत के दीवाने हो रहे हो। तुम्हें क्या खबर इन लड़कियों के बारे में कैसी सी कहानियां मशहूर है। शादी अगर एक दिन का खेल होती तो हम भी जरूर कर लेते, मगर यह उम्र भर का फैसला है। तुम एक अनजान मजहब और अनजान जगह की लड़की को जब अपने घर ले जाओगे तो सोचो कैसे अपने वालिद को इसके बारे में बताओगे। मैंने सर झटक दिया। मैंने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं लड़की को मुसलमान करके इससे निकाह करूंगा और वापस मुझे ज्यादा वजाहत देने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो मेरी वालिदा की चंद साल पहले ही वफात हो चुकी है। मेरे वालिद तो पहले ही समझ नहीं पाते मेरा रिश्ता कैसे और कहाँ करें। मैंने कहा, मुझे यकीन है जब मैं अपनी बीवी को अपने वालिद से मिलवाऊंगा तो वह इसे खुले दिल से कबूल करेंगे। मगर मेरे दोस्त अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले, अभी तो खुश हो रहे हो, हम तुम्हारी खुशी जाया नहीं करना चाहते, मगर शादी के बाद तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि यह लड़कियां कितनी अजीब है। इनकी हरकतें तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। निकाह करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। शादी के बाद ऐसा ना हो तुम अपनी बीवी को समझने लगो तो तलाक का फैसला कर बैठो। मैं समझ नहीं पाया मेरे दोस्त मुझे क्या समझाना चाह रहे थे। मैं तब अंदाजा नहीं कर पाया था मैं क्या गलती करने वाला था। मैंने यह जानने में दिलचस्पी नहीं ली कि इन्होंने इन लोगों के बारे में क्या कहानियां सुन रखी थी। मैं कुछ नहीं जानना चाहता था। मेरे दिमाग पर तो इस वक्त इस लड़की का हुस्न सवार हो रहा था। अपनी खुशी में मैंने अपने दोस्तों की किसी भी बात पर कोई तवज्जो ना दी। मैंने कहा, मैं संभाल लूंगा। वैसे भी लड़कियां शादी के बाद बदल जाया करती है। मुझे पूरा यकीन था कि यह जिंदा दिल मासूम लड़की मेरी बीवी बनकर मेरी जिंदगी को हसीन बना देगी। मगर मेरे दोस्त ना जाने क्या इशारे कर रहे थे। इस वक्त मैंने इन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मेरे दिल में कहीं हल्का सा यह ख्याल भी सर उठा रहा था कि मेरे दोस्त जलन का शिकार हो रहे थे। वो इन लड़कियों को देखकर आहें भर रहे थे, मगर इनके पास इतनी रकम ना थी कि वह किसी लड़की को पसंद करते। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे 400 डिस्काउंट पर मेरी पसंद की लड़की मिल गई थी। मैं अपनी होने वाली बीवी के पास गया। इसका नाम मेहरुन्निसा था। मेहरुन्निसा ने मुझसे कहा कि तुम मुझे कलमा पढ़ा दो, मैं मुसलमान हो जाऊंगी, मगर हमारी शादी आज नहीं हो सकती, तुम्हें 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। मैं हैरान हुआ। मैंने तो सुना था कि लड़कियां लड़का पसंद आते ही इससे निकाह कर लेती है। कहने लगी, ऐसा ही है, मैं तुमसे निकाह करूंगी और मुझे कोई भी मना नहीं करेगा, मगर इससे पहले हमारी एक रिवायत है।
इसके बाद मैं तुम्हें मिलूंगी। मैंने कहा ऐसी क्या रिवायत है? कहने लगी मैं आज घर जाकर अपने घर वालों को यह पैगाम दे दूंगी कि मैंने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है और इसके साथ मैं भाग रही हूँ। तुम मुझे लेने आ जाना। मैं तुम्हारे साथ घर से भाग जाऊंगी। लड़की की बात सुनकर मुझे झटका लगा। मैं बौखलाकर बोला, तुम्हें घर से भागने की क्या जरूरत है? मैंने कहा, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। शादी करेंगे तो फिर छुपाने की क्या जरूरत है? मैं तो बौखला गया था। मैं नहीं चाहता था कि यह लोग अपनी लड़की भगाने के इल्जाम में मुझे मारे पीटे। मगर मेहरुन्निसा मेरी बात पर हंसने लगी। बोली, फिक्र मत करो, मैं किसी से नहीं छुपा रही। बस इतला दूंगी कि मैं घर से भाग रही हूँ। यह हमारी रिवायत है। कोई मुझ पर गुस्सा नहीं करेगा। तुम्हारी इजाजत से कल या परसों मेरे वालिदैन मुझे घर ले जाएंगे और फिर हम दोनों रस्मों रिवाज के मुताबिक शादी करेंगे। मगर पहली रात मुझे तुम्हारे साथ भागना होगा। मेरी मोहब्बत का यही ऐलान होगा कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। मेहरुन्निसा की बातों ने मुझे घुमा कर रख दिया था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा अजीब रिवाज कभी नहीं सुना था। मगर मुझे इस लड़की से शादी करनी थी, इसलिए मैं खामोशी से सर हिला गया। इस रात मैं मेहरुन्निसा को लेने पहुंचा तो वो मेरी मुंतजिर थी। मैं इसे घर से भगा लाया। अपनी हरकत पर मुझे खुद हंसी आई थी। मैं जिस माशरे में पला बढ़ा था, वहां घर से भागी हुई लड़कियों को सारी जिंदगी इस बात पर जलील किया जाता था। मगर यहाँ लड़की भगाने पर कोई खून खराबा नहीं हुआ था। तब खुशी में इस अजीब रस्म से लुत्फानंदोज हुआ। मैंने नहीं सोचा था मेरी जिंदगी में आगे क्या आने वाला था। अगले रोज मेहरुन्निसा के वालिदैन लड़की को अपने साथ घर ले गए। मैंने इन्हें बताया मैंने मेहरुन्निसा को मुसलमान कर दिया है, इससे निकाह करना चाहता हूँ। तो इन्होंने अपने पुराने रस्मों रिवाज एक तरफ रख दिए और मैंने मेहरुन्निसा से निकाह कर लिया। मैं बहुत खुश था। मेरे दोस्त अभी वहां घूमना चाहते थे। मेरा भी वापसी का इरादा नहीं था। मैंने एक छोटे से रेस्ट हाउस में कयाम किया। मैं घूमने के लिए आया था। अपनी पसंदीदा लड़की को बीवी बना बैठा था। मैं इन दिनों हवाओं में उड़ने लगा था। मेरी बीवी ने मेरी जिंदगी में शामिल होकर मेरी जिंदगी को मजीद खूबसूरत बना दिया था। 4 दिन हमने बगैर किसी परेशानी के गुजारे। मगर 5वें रोज मेरी बीवी कुछ संजीदा सी लगी। मुझसे पूछने लगी, तुम अभी यहीं रुकोगे या जल्द वापस जाना है? इसके सवाल पर चौंक गया। इससे कहा, मैं अभी फारग हूँ, कुछ दिन यहीं रुकूंगा। वो जवाब सुनकर सोच में गुम हो गई। मैं इसे देखता जा रहा था। सादगी में इसका हुस्न मजीद नुमाया हो रहा था। इन 4 दिनों में इसने मुझे अपना दीवाना बना लिया था। मगर इसके चेहरे की सोगवारी मुझे ठिठका गई थी। शायद मैं इसे घर नहीं ले जा रहा था, इसलिए वह घबरा रही थी। इसे तसल्ली देते हुए इसके करीब होने लगा तो अचानक इसने मुझे दूर झटक दिया और इस रात ऐसी हरकत की कि मैं साकिन रह गया। अगले रोज मैं घबराया हुआ सा दोस्तों के पास गया। वो सब हसीन वादी के नज़ारों में खोए हुए थे। मुझसे पूछने लगे, तुम्हारी शादी कैसी गुजर रही है? मैं परेशान था। दोस्तों से कहा कि निकाह से पहले मुझे इन लड़कियों के बारे में क्या बताना चाहते थे। शादी के 4 दिन बाद अचानक से इनसे सवाल कर रहा था। इनकी हैरत बजा थी। कहने लगे, तुम्हें क्यों जरूरत पड़ गई? लगता है तुम्हारी बीवी ने अपनी असलियत जाहिर कर दी है। इनकी बात पर मुझे गुजरी रात का लम्हा याद आया जो मेरी बीवी ने मुझे झटक दिया था और अपना सामान बांधकर घर से चली गई थी। वह जाते हुए बोली, मैं तुमसे 1 हफ्ते बाद मुलाकात करूंगी। मैं घबरा गया था। इसे रोकने की कोशिश की। पूछता रहा वह कहाँ गई है, मगर वह तेजी से गाड़ी में बैठी वहां से जा चुकी थी। मैं यह भी नहीं जान पाया कि मेरी बीवी कहाँ गई थी। वो बहुत जल्दी में लग रही थी। मैं यह बात अपने दोस्तों को नहीं बता पाया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्त इस बात पर मेरा मजाक उड़ाते। मगर मुझे एहसास हो गया था कि मैं गलती कर बैठा हूँ। मैंने एक मेले में नाचती हुई लड़की को पसंद किया था, मगर मेरे लिए इसके माजी की कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन शादी के बाद मेरी बीवी का अचानक गायब हो जाना मेरी समझ से बाहर था। 2-3 रोज में बीवी का इंतजार करता रहा। इसकी कोई खबर ना हुई। इसके घर जाकर पूछा तो इसकी माँ लापरवाही से बोली, मेहरुन्निसा बशाली गई होगी।
मैं नहीं जानता था वो किस जगह का जिक्र कर रही थी, मगर मुझे तो इनका रवैया बुरा लगा था। मैं बददिल हो गया। सोचा जिस शादी की बुनियाद ही इतनी बुरी थी वह कामयाब कैसे होती। मैंने अपनी शादी की बात को खबर तक नहीं होने दी थी। कई मर्दों के दरमियान नाचती गाती लड़की अनजान लड़की की मोहब्बत पर ईमान ले आई। इज्जत से निकाह करने की बजाय हम घर से भागे थे। 4 दिन वो लड़की ठीक रही थी मगर फिर अचानक बदल गई। मेरा दिल टूट गया। दोस्तों से वापस चलने का कहा। मेरी खामोशी मेरे दोस्तों पर सब वाजिया कर गई। मैं हंसता मुस्कुराता पुरजोश सा इस वादी में पहुंचा था, मगर वापसी पर दिल खाली हो गया था। मैं मेहरुन्निसा से मोहब्बत कर बैठा था। वापस पहुंचा तो अपनी जिंदगी में खुद को इतना मशरूफ कर लिया कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं रही। मेरे वालिद परेशान हुए। मैं गुमसुम रहने लगा था। ज्यादा बातचीत नहीं करता था। मेहरुन्निसा की बेवफाई ने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा था। मुझे बार बार यही ख्याल आता था, वो लड़की मुझे बेवकूफ बनाकर अब मुझ पर हंसती होगी। मैं अपने खानदान का सबसे जहीन लड़का था जो एक छोटी सी लड़की के हाथों पागल बन गया था। मुझे तो लगा वक्त पसंदीदगी थी मगर मेहरुन्निसा की मोहब्बत मेरे अंदर जड़ फैला चुकी थी। इसकी बेवफाई के बावजूद मैं इसे भूल नहीं पा रहा था। मेरे वालिद मेरी तब्दीली पर बहुत नाखुश थे। मेरी उदासी की वजह पूछते थे, मगर मैं इन्हें कुछ बता नहीं पाता था। मेरा जल्द आखिरी सेमेस्टर शुरू हो गया था। मैंने तो खुद को पढ़ाई में मशरूफ कर लिया। घर में सिर्फ मैं और मेरे वालिद रहते थे। काम करने के लिए एक मुलाजमा रखी हुई थी। एक रोज मुलाजमा ने मेरा सफरी बैग खोला तो इसे कुछ सामान मिला। मुझसे कहने लगी, साहब आपके सामान में कोई खत पड़ा हुआ है। मैं मशरूफ था, लापरवाही से कहा, मेरा जरूरी सामान अलमारी में रख देना, मैं बाद में सब चेक कर लूंगा। मैं तब परेशानी का शिकार था, इसलिए इसकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मुलाजमा अदब से सारा सामान अलमारी में रखकर चली गई। आखिरी सेमेस्टर था। मेरे दिमाग से इस खत का ख्याल बिल्कुल निकल गया था। डिग्री लेते ही मैंने एक अच्छी जगह पर नौकरी करने के लिए इंटरव्यू दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा इंटरव्यू पास हो गया और मैं जॉब करने लगा। इस तमाम अरसे में निहायत और मशरूफियत के बावजूद मेरे दिमाग से कभी मेहरुन्निसा का ख्याल नहीं गया था। मुझे चित्राल से वापस आए साल भर हो चुका था, मगर आज भी मेहरुन्निसा की याद आती तो दिल दर्द से भर जाता था। मैं इसे जब याद करता, अपने खालीपन का इल्जाम देता और इसे बद्दुआ देता कि वह कभी खुश ना रहे। मेरे दोस्त इस सफर को भुला चुके थे। सब अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो चुके थे, मगर मैं अपनी जिंदगी के वो 4 दिन कभी भुला नहीं पाया था। मुझे लगता था मेहरुन्निसा अपनी जिंदगी में खुश होगी। मेरी तरह चित्राल में मेला देखने के लिए आए नौजवानों को अपने हुस्न से काबू करके पैसा लूट रही होगी। मैंने इसे जब भी सोचा इसका यही खाका मेरे दिमाग में उभरा था, क्योंकि मुझे यकीन था इस शादी में सिर्फ मैं मुखलिस था। मैं जिंदगी के सफर में आगे बढ़ता जा रहा था। हर कदम पर कामयाबी हासिल हो रही थी, मगर मोहब्बत में शदीद नाकामी का सामना। एक रोज वालिद ने मुझसे अपने अजीज दोस्त की बेटी का जिक्र किया। कहने लगा, मैं तुम्हारा रिश्ता दोस्त की बेटी से करना चाहता हूँ। वो पढ़ी लिखी और बहुत सादा सी लड़की है, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा पसंद से शादी करने का इख्तियार दिया है। इसलिए मैं एक बार तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है तो मुझे बताओ, मैं इसे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता वह लड़की गरीब घराने की है या अमीर है, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज है। मेरे वालिद के सवाल पर मुझे चित्राल की वह बेवफा हसीना बहुत शिद्दत से याद आई। मैंने कहा, मेरे दिल में कोई लड़की नहीं है, आप जहां चाहे मेरा रिश्ता कर सकते हैं। मैंने सोच लिया था मेहरुन्निसा के लिए खुद को मजीद अकेला नहीं करूंगा। मेरी हामी भरते ही मेरे वालिद ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और शादी की तारीख भी दे दी। मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे। मेरा दिल मजीद उदास होता जा रहा था। शादी से हफ्ता भर पहले मेरे वालिद ने मुझे हिदायत दी कि अपने कमरे का पुराना फर्नीचर हटाकर अच्छे से पेंट वगैरह करवा लूं। यहाँ नया फर्नीचर आएगा। अपना सामान समेटते हुए मैंने अलमारी से चीजें समेटी तो मेरे सामने एक खत आया। वो खत देखकर मैं चौंक गया। गुलाबी से पेपर में बंद किया गया। वो खत मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं सर झटक गया। वो खत फेंकने लगा जब वो मुझे अचानक याद आया।
मुझे मुलाजमा ने सफरी बैग से निकले किसी खत का जिक्र किया था। मेरा दिल बुरी तरह धड़क उठा। एक लम्हे में मुझे समझ आया था कि वह खत मुझे मेहरुनिसा ने दिया होगा। मैंने कांपते हुए हाथों से खत खोला। इसमें अदब के साथ मेहरुनिसा ने एक पैगाम लिखा हुआ था। मैं चंद रोज के लिए बशाली जा रही हूँ। तुम भी चित्राल में मौजूद हो, इसलिए फिक्र मत करना। हमारी यह निहायत पुरानी रिवायत है। नापाकी की हालत में हम लड़कियां घरों में नहीं रहती। हम बशाली नाम की एक बड़ी सी इमारत में रहती है। तुम चाहो तो मुझे बशाली में मिलने आ सकते हो, मगर तुम मुझे छू नहीं सकते। मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। मेहरुनिसा का वो पैगाम पढ़कर मेरे दिमाग में धमाका हुआ था। इसकी माँ ने भी इस जगह का जिक्र किया था। जब मैंने बशाली नामी जगह की मालूमात गूगल पर सर्च की तो मेरे सामने से वाज होता। वो सिया दीवारों की एक बड़ी सी इमारत थी। इधर की लड़कियां अपनी पुरानी रिवायत के मुताबिक मखसूस आयाम बशाली के अंदर रहकर गुजारती थी। हत्ता के लड़की माँ बनती तो बच्चा पैदा होने के बाद 40 रोज वो इसी बशाली में गुजारती थी। बशाली को मुकद्दस जगह माना जाता था। मर्दों को बशाली की दीवारों को छूने की भी इजाजत न थी। अपनी औरतों को सामान पहुंचाने या मिलने के लिए मर्द को जाने की इजाजत थी, मगर बिना छुए सामान दिया जाता था। बशाली में रिहाइश के दौरान इन औरतों को इनका शौहर भी छू नहीं सकता था। खत पढ़कर अपनी जगह साकित होकर बैठ गया था। मेहरुनिसा चंद रोज के लिए बशाली गई थी। वो मुझे सब बताकर गई थी। फिर भी मैं इसे बेवफा और ना जाने क्या क्या कहता रहा। परेशानी की बात तो यह थी कि इस लड़की से निकाह करके वहां अकेला छोड़ आया था। मैं कभी पलटकर इसे नहीं मिला। इस खत का मुझे 1.5 साल में कभी ख्याल ही ना आया। मैंने इतना वक्त जाया कर दिया था। मेहरुनिसा की याद में पागल होता जा रहा था। कभी जान नहीं पाया कि वह बशाली में तन्हा रहते हुए मेरा इंतजार करती रही होगी। मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए थे। मेरा दिल चाहा इसी वक्त उड़कर बशाली पहुंच जाऊं और मेहरुनिसा से अपने किए की माफी मांगकर इसे अपने साथ ले आऊं। मैं बेकरार सा उठ खड़ा हुआ। इसी वक्त अपने वालिद के पास गया और वो मेरी शादी के इंतजामात में मशरूफ थे। मैंने उनसे कहा, मैं कुछ रोज के लिए चित्राल जाना चाहता हूँ। मेरे अचानक जुमले पर मेरे वालिद ने ठिठक कर मुझे देखा। 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। घर में शादी की तैयारियां हो रही है। तुम्हें चित्राल अचानक क्या काम पड़ गया? मेरे वालिद ने हैरत से सवाल किया। प्लीज मुझे जाने की इजाजत दे दें। मेरा जाना बहुत जरूरी है, मगर मैं अब भी ना गया तो बहुत देर हो जाएगी और मैं सारी जिंदगी पछताता रहूंगा। मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। मुझे एक बार जाने दें। मैं अपने वालिद से मिन्नतें करता रहा। बेसाख्ता रो पड़ा था। वह बौखला गए। अपनी बाशूर जिंदगी में पहली बार मैं इस तरह अपने बाप के सामने किसी बात पर रो रहा था। घबराओ मत बेटा, मैं पीछे सब संभाल लूंगा। अगर तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है तो तुम चले जाओ। मेरे वालिद ने इजाजत दे दी। मैंने अपने चंद जोड़े रखे और फौरन टिकट करवाकर चित्राल की तरफ रवाना हुआ। मैं जानता था वह बहुत लंबा सफर था, मगर मैं पहली फुर्सत में मेहरुनिसा के पास पहुंचना चाहता था। चित्राल की वादी की बशाली में कदम रखते ही सीधा मेहरुनिसा के घर पहुंच गया। मेरी दस्तक देने पर मेहरुनिसा के वालिद बाहर आए। वह बहुत बुजुर्ग और कमजोर लग रहे थे। मुझे देखकर ठिठक गए। फिर इनके चेहरे पर नफरत भरे तासुरात फैले थे। मैं शर्मिंदगी से सर झुका गया। मैं जानता था अपनी बेटी की बेवक्ती पर वह दोनों मुझसे नफरत करते होंगे। मैंने बात करने की कोशिश की तो वह बूढ़ा बोला, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने कहा, मुझे मेहरुनिसा से बात करने दे। इससे मिलना चाहता हूँ। मैं गलतफहमी का शिकार हो गया था, मगर मैंने मेहरुनिसा को तलाक नहीं दी थी। मैंने कहा, मैं आज भी इसे अपनाने को तैयार हूँ। वो मेरी बीवी है। मुझे एक बार मेरी बीवी से मिलने दें। मैंने रोते हुए मिन्नतें की तो वह बूढ़ा मुझे खाली खाली नजरों से देखने लगा। बोला, अगर तुम किसी गलतफहमी का शिकार होकर गए थे तो आने में बहुत देर कर दी, क्योंकि हमारी बेटी मेहरुनिसा का चंद माह पहले इंतकाल हो गया है। यह खबर मेरे सर पर बिजली की तरह गिरी थी। मैं फटीफटी आंखों से इस बूढ़े को देखने लगा। मेरे होश यकदम उड़े थे। मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। मैं जानता हूँ आप मुझे झूठ बोलकर यहाँ से भेजना चाहते हैं।
मुझे एक बार मेहरुन्निसा से मिलने दें। मैं माफ़ी मांग लूँगा। मैं तड़पने लगा। मेरी हालत गैर होने लगी। वो बूढ़ा तरस खाकर मुझे अंदर ले गया। तब इन लोगों ने मुझे पूरी तफसील बताई। मेहरुन्निसा बशाली से लौटी तो कितने रोज मेरा इंतजार करती रही। इसने मुझे बहुत तलाश किया। कई माह तक इसने इंतजार किया। तुम लौट आओगे। इसे तुम पर यकीन था कि तुम इसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। आहिस्ता आहिस्ता इसका इंतजार खत्म होने लगा। मेरी सास ने बताया कि मेहरुन्निसा माँ बनने वाली थी। वह तुम्हें यह खबर देना चाहती थी, मगर तुमने ना अपना पता बताया ना अपना नंबर दिया। तुम ऐसे गए कि हमें तुम्हारा कोई सुराग ही ना मिला। बच्चे की पैदाइश के बाद मेहरुन्निसा 10 दिन बशाली में रही तो वही कयाम के दौरान इसकी मौत हो गई। बच्चे को हम अपने पास ले आए और मेहरुन्निसा को वादी से कुछ दूर जमीन में दफना दिया, क्योंकि बशाली में कयाम के दौरान जो लड़कियां मरती है इनको बकायदा रस्म के साथ नहीं दफनाया जाता। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इस मासूम लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर चुका था। वो मेरी बीवी थी, मगर फिर भी ऐसी लावारिस मौत मरी थी। मुसलमान होने के बावजूद कैलाश में रहने की वजह से वह अपने पुराने रिवाजों पर चलती रही। इसे ना जनाजा नसीब हुआ, ना ही गुसल, ना कफन, ना दफन। मैं फूट फूट कर रो रहा था। मुझे तब समझ आई कि मेरे वजूद के अंदर बेचैनी क्यों बरती रही थी। मुझे लगता था मुझे मेहरुन्निसा की बेवफाई रुलाती है, मगर मैं नहीं जानता था मुझे इसकी आंखें बेसुकून करती है। मेरे जामीर पर बोझ पड़ गया है। मैंने मेहरुन्निसा के अब्बू से मिन्नतें की। मैं अपने बच्चे को एक नज़र देखना चाहता हूँ, मगर बूढ़ा बूढ़ी ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे कि इधर की कई बेटियों की शादी का यही अंजाम हुआ है जो मेहरुन्निसा का हुआ। तुम मर्द ऐसा ही करते हो। हम कमजोर हैं। हमारी बेटी की निशानी हमारे पास है। अगर हम तुम्हें बच्चा दिखा दे तो तुम हमसे छीन कर ले जाओगे। हमें यकीन नहीं है तुम्हारी कहानी में कि कितना सच है। अब हम अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। मेरी मिन्नतों पर भी वह नरम नहीं पड़े। मजबूरन मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। मैं अपनी शादी से एक दिन पहले घर वापस आया था। मेरी हालत इतनी खराब हो रही थी कि मेरे वालिद घबरा गए। मैं गुमसुम सा कमरे में पड़ा रहा। घर में हर तरफ शादी की तैयारी हो रही थी। पूरा खानदान जमा था। मेरे वालिद मुझसे बार बार पूछने लगे, तुम्हें क्या परेशानी है? चित्राल में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी उजड़ी हुई हालत में वापस लौटे हो? मैं अपने वालिद को तब भी कुछ नहीं बता पाया। मैंने इनके हाथ पकड़कर रोते हुए इल्तिजा की, मेरी शादी मत करें। मैं शादी के काबिल नहीं हूँ। मैं किसी भी लड़की को इज्जत देने के काबिल नहीं हूँ। मैं रो रहा था। बराए मेहरबानी मुझ पर एहसान करें। मेरे वालिद साकित हो गए। मेरी शादी एक रोज पहले खत्म हो गई थी। मेरे वालिद के दोस्त ने मेरे वालिद को इतनी बातें सुनाई कि वो सर झुकाकर रह गए। मैं इस मामले में बिल्कुल बेबस हो चुका था। मेरी फिक्र में घुलते घुलते मेरे वालिद 1 माह के बाद वफात पा गए। इनके वफात को भी 2 साल गुजर चुके हैं। मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। कामयाब इंसान हूँ, मगर आज भी मेरी जिंदगी वैसे की वैसे वीरान है।